का एक्सपेक्टेशन क्या होता है? अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, मतलब एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल आप कैसे निकालते हैं? जस्ट आपको मीन लेना है रैंडम वेरिएबल का। तो मीन रैंडम वेरिएबल का कैसे लोगे? रैंडम वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज तो होती है। मीन क्या होता था आपका? समीशन एफ आई एक्स आई बाय एन, यही आपने मीन पढ़ा था। तो इसको अगर मैं प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लाऊं, एफ आई बाय एन क्या बन जाएगा? पी आई बन जाएगा। तो समीशन एक्स पी एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन क्या होती है? समीशन एक्स पी एक्स। मल्टीप्लाई करना है रैंडम वेरिएबल को कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से, देन उनका सम। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस, इसको इससे प्लस, ये क्या आ जाएगी? एक्सपेक्टेशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर हमने ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल ले रखा है तो समीशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और पी एक्स किस में आ जाएगा? डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स में आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन एक्चुअल में निकलती कब है? एक्सपेक्टेशन निकलेगी ही तब जब आप राइट हैंड साइड को, चाहे वो डिस्क्रीट का चाहे वो कॉन्टिन्यूस का है, अगर आप राइट हैंड साइड को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिखा पाते हैं तो। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मतलब जब मैं इसका मोड लूं, तो मोड हम सिर्फ x पे लेंगे, क्योंकि px तो प्रोबेबिलिटी जो हमेशा पॉजिटिव होती है, fx भी डेंसिटी फंक्शन जो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी प्रोबेबिलिटी ही होती है। तो px पे मोड लेने की नीड नहीं है, सिर्फ x का मोड लो और उसको कन्वर्जेंट दिखाओ। अगर ये कन्वर्जेंट आया है तभी एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करेगी। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल ये लिया था, इसमें x की वैल्यू रैंडम वेरिएबल जो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये था रैंडम वेरिएबल, और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी थी e इनवर्स बाय 0 फैक्टोरियल, इसकी इनवर्स बाय 1 फैक्टोरियल, e इनवर्स बाय 2 फैक्टोरियल। तो अगर जनरली देखें x के लिए ये बन रहा है हमारा फॉर्मूला, और x इज इक्वल टू x फैक्टोरियल पे है ये जो प्रोबेबिलिटी है। तो हमने सिंपली क्या किया, मॉड ऑफ x लेना था तो मॉड ऑफ x फैक्टोरियल। अब x फैक्टोरियल को मोड लूंगी, x के लिए 0 1 2 तो पॉजिटिव ही है ऑलरेडी, यहाँ मोड लेने की कोई नीड ही नहीं है। तो x फैक्टोरियल इनटू e इनवर्स बाय x फैक्टोरियल, x फैक्टोरियल से x फैक्टोरियल कैंसिल, सिर्फ बचा e इनवर्स। तो e इनवर्स पे अगर मैं समीशन लूंगी, नेसेसरी कंडीशन ही फेल है। किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट बनने के लिए लिमिट 0 होनी चाहिए सीक्वेंस की, यहाँ लिमिट है सीक्वेंस की 1 बाय e, तो नॉट कन्वर्जेंट। अभी कन्वर्जेंट नहीं बना है मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसे एक और एग्जांपल हमने देखा है, इसमें भी एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट नहीं करी है, इसका मोड लेने का भी कन्वर्जेंट नहीं बना, चाहे ये वैसे कन्वर्जेंट था। कंडीशनली कन्वर्जेंट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, एब्सोल्युटली बनना चाहिए तभी हम एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आप पूछिए किसी का कोई डाउट है तो यहाँ तक। मैम i+1 को मोड से बाहर कैसे निकालना? देखो i+1 को मोड से बाहर कैसे निकालें? मोड ऑफ i+1, यहाँ पे समीशन i था 0 से या 1 से इन्फिनिटी, ये था। अब अगर आप i+1 की वैल्यू i 1 से इन्फिनिटी कुछ भी लोगे, इसके बीच में कुछ भी वैल्यू लो, 1 लूंगी तो भी आंसर 2 आ रहा है, 2 लूंगी 3 आ रहा है, 3 लूंगी 4, पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है। तो मोड लगाने का कुछ फायदा ही नहीं है, मोड से बाहर ले सकते हैं हम इन वैल्यूज के लिए जब i 1 से इन्फिनिटी लाई कर रहे हैं। ठीक है, हिमांशी क्लियर हुआ? चलिए, तो अब नेक्स्ट जो आपका आता है, अभी तक हमने एक्सपेक्टेशन निकाली है रैंडम वेरिएबल की, है ना। तो अब हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल की। क्या निकालेंगे हम? एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन और कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ही है। पहले रैंडम वेरिएबल की हमने निकाली थी, अब हम निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। जब आपको कोई फंक्शन दे रखा रैंडम वेरिएबल का, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, इट मींस एक्स आपके पास इनिशियल एक रैंडम वेरिएबल रहता है जिसका पीडीएफ से आपने ले लिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स ले लिया से, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से आपने कैपिटल एफ एक्स ले लिया है। तो अगर हम यहाँ पे इफ जी डॉट मतलब जी के अंदर जब मैं एक्स रख सकती हूँ, जी डॉट, हम एक ऐसा फंक्शन ले ले कि जब हम इज ए फंक्शन, जब हम जी के अंदर एक्स रखें, रैंडम वेरिएबल रखें, तो जी के अंदर एक्स रखे तो वो भी एक रैंडम वेरिएबल बने। ये आपको बताया था फंक्शन रखने में रैंडम वेरिएबल कब कब बनता है, जी कॉन्टिन्यूस हो, बाउंडेड वेरिएशन का हो, ये हमने एक बार पॉइंट्स में किया था, याद हो तो आपको। तो अगर हम एक ऐसा जी ले लें कि जी ऑफ एक्स भी रैंडम वेरिएबल बन जाए, तो हम इसकी एक्सपेक्टेशन भी निकाल सकते हैं। पीछे अभी तक सिर्फ हमने एक्सपेक्टेशन निकालनी सिर्फ एक्स की सीखी है,
अब मैं कह रही हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैसे निकालते हैं। ये मैंने फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल लिया gx, तो इसकी एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x एफ एक्स डी एक्स आता था ना, एक सेकंड रुकना भाई। यस, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या था आपके पास, x एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स क्या बनेगा, x की जगह अब आ गया जी एक्स, तो जी एक्स एफ एक्स डी एक्स ये बन जाएगा, कोई फर्क नहीं है। पहले x रैंडम वेरिएबल था तो यहाँ x आ जाता था, अब रैंडम वेरिएबल जी एक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। ऐसे समीशन क्या लिखोगे, समीशन जी एक्स एफ एक्स जगह पी एक्स होता है ना, यहाँ पे पी एक्स आ जाएगा, क्या दिक्कत है, फॉर ऑल एक्स जो भी एक्स की वैल्यू होंगी डिस्क्रीट, तो ये सेम ही है, बस एक्स की जगह अब रैंडम वेरिएबल क्या हो गया आपका, जी एक्स हो गया, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल हमने ले लिया। तो क्लियर है, सेम ही तरीके से निकलेगा। जैसे कि अब अगर मैं देखो चेंज कर रही हूँ धीरे धीरे, जी एक्स की जगह अगर मैं ये ले लू एक्स की पावर आर, तो क्या बन जाएगा, समीशन ये रखोगे इनटू में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रखोगे फॉर ऑल एक्स, यही होगा, या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर मैं इसको बोल दूं, डिस्क्रीट में तो मास फंक्शन होता है ना। तो ये क्या होता था आपके पास, या फिर कॉन्टिन्यूस के केस में लिखें अगर हम एक्स आर एफ एक्स डी एक्स, क्या ऐसा आपने कहीं पे कुछ पढ़ा था, किसकी वैल्यू है ये, अर्थ मोमेंट, मोमेंट एट ओरिजिन, अर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजन डैश लगाते थे, ठीक है, अर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर। अब एक्सपेक्टेशन से भी कनेक्ट करके चलते चलो, मीन तो हमने बोला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, अगर यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर की वैल्यू 1 कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एफ एक्स डी एक्स ही तो आ जाएगा, जो क्या होता था आपका म्यू वन डैश विच इज इक्वल टू मीन, तो सारे कनेक्ट हो रहे हैं अब आपके। वेरिएंस कब बनेगा यहाँ पे, वेरिएंस वेरिएंस होता था म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, यही होता था, तो म्यू टू डैश तो आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू वन डैश मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यही तो हमने उस दिन भी बोल रहे थे हम कि वेरिएंस को हम ये भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं वेरिएंस को, या फिर वेरिएंस के अनदर फॉर्म भी हमने लिखी थी, तो अनदर फॉर्म देख लेते हैं एक बार। उसमें हमने क्या किया था, मीन से डिफरेंस लिया था, तो मीन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, ठीक है। चलो पहले मैं आरएथ निकाल लेते हैं, पहले आरएथ निकाल लेते हैं फिर 2 पे जाएंगे। ये किसके इक्वल होगा, ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अंदर वाला कंप्लीट, क्या अंदर वाला कंप्लीट, एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर इंटू एफ एक्स डी एक्स, या फिर वी कैन राइट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर एफ एक्स डी एक्स। ये तो था आपका म्यू आर अबाउट मीन, अभी अबाउट मीन चल रहा है आपका, अबाउट एक्स बार चल रहा है, अबाउट मीन, तो अगर आप इसमें पावर 2 ले लेंगे तो वेरिएंस ही तो बन जाएगा, तो आर को 2 पुट कर दो, क्या बन गया, एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसको भी हम वेरिएंस ही बोलेंगे, या फिर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये भी आपका वेरिएंस ही था। अभी ऊपर हमने यही निकाला था, अब हमने इस फॉर्म में भी निकाल दिया, तो दोनों तरीके से ही हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। अब आपको मैं ये कहूँ, अब आपके लिए काम है, मुझे बताइए एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर कितनी आएगी, अगर हमने रैंडम वेरिएबल कांस्टेंट ही ले लिया है, 0, कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सी एफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला होगा, सी बाहर आ गया, कांस्टेंट आएगी, यस, इसका वैल्यू कितनी होती है, सभी वैल्यू पे करें तो 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट, सेम ही रहती है बिल्कुल एज इट इज आती है। मैं कॉन्टिन्यूस के लिए कर रही हूँ, सेम आप डिस्क्रीट के लिए भी प्रूव कर सकते हो, उसमें सी बाहर आ जाएगा, समीशन पे ऑल ओवर समीशन लोगे तो 1 ही आने वाला है।
ठीक है, तो ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो हम कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी मैंने ये की है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सी कितनी आती है, सी ही आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी, एडिशन थ्योरम बोलते हैं जिसको हम ऑन एक्सपेक्टेशन। एडिशन थ्योरम पहले 2 के लिए करते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई करोगे वो इक्वल आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ y के। ठीक है, कैसे आएगा सॉल्व करके देख सकते हो। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो अब अगर हम दो रैंडम वेरिएबल का मिक्सचर ले रहे हैं x प्लस वाई, तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज करना पड़ेगा। टू रैंडम वेरिएबल के लिए कौन कौन से होते हैं हमारे पास, टू रैंडम वेरिएबल में कॉन्टिन्यूअस के लिए कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन थे, जॉइंट और मार्जिनल। यस, जॉइंट होता है जब हम दोनों इकट्ठे ले रहे हैं, और यहाँ पे मार्जिनल ऑफ x हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पे मार्जिनल ऑफ y लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मैं मार्जिनल ऑफ x से मैंने f(x) मान लिया, इसका मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन फॉर y हमने मान लिया f(y)y), और यहाँ पे जॉइंट डेंसिटी फंक्शन हमने मान लिया से f(x)y)(x)y), ये मान लिया। तो इसी से चलेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं उठाऊं x प्लस वाई, कैसे खोलेंगे, अंदर आएगा x प्लस वाई जो रैंडम वेरिएबल है, इसके साथ आएगा ज्वाइंट वाला, ठीक है ना, एक्स वाई dx dy, दोनों पे लिमिट चलेगी, दोनों की लिमिट -∞ टू इंफिनिटी, -∞ टू इंफिनिटी। ठीक है, अब ये x प्लस वाई है, तो एक बार x के साथ कंप्लीट लिख सकते हैं, एक बार प्लस लगा के y के साथ कंप्लीट लिख सकते हैं। तो एक बार मैं x के साथ लिख रही हूँ f(x)y) dx dy प्लस एक बार y के साथ कंप्लीट लिख लेते हैं f(x)y) dx dy। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। कैसे करेंगे एडजस्टमेंट, पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x को बाहर रख लेती हूँ मैं, इसके साथ सिर्फ y पे इंटीग्रेशन मूव कराते हो, dy और dx, ऐसे रीअरेंजमेंट कर ली। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया, क्यों चेंज कर पाई हूँ, क्योंकि दोनों पे सेम ही ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा है, -∞ टू इंफिनिटी, -∞ टू इंफिनिटी, दोनों की सेम ही लिमिट है, तो हम चेंज कर सकते हैं। dy अंदर ले लिया, dx बाहर ले लिया, x को बाहर लिया, सिर्फ अंदर y वाला मैंने करा दिया पहले। ऐसे यहाँ पे y वाला बाहर लूंगी, सिर्फ अंदर x वाला रख लूंगी, f(x)y) dx, ये रख लिया, dy किया। अब ये बताइए किसकी वैल्यू है, ये कंप्लीट किसकी वैल्यू है, क्या है ये, मार्जिनल एफ ऑफ एक्स के लिए, x के लिए, क्योंकि y के हर वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये किसका बनेगा, x का बनेगा, यहाँ पे x dx प्लस, और ये किसका बनेगा, x की हर वैल्यू के लिए हो रहा है, तो y का बनेगा मार्जिन, ये y का बन गया। तो ये क्या है आपके पास, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x नहीं आ गई, एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऐसे तो निकालोगे, x इंटू में उसका डेंसिटी फंक्शन इंटू dx, और ये क्या आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो दो के लिए हमने प्रूव कर दिया एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ y। सिमिलरली हम k के लिए एज्यूम करके k प्लस 1 के लिए प्रूव कर सकते हैं, मतलब PMI से हम इसको n वेरिएबल पे भी लेके जा सकते हैं। तो वो प्रूफ आप बुक से कर सकते हैं, मैं जस्ट रिजल्ट लिख रही हूँ, सेकंड रिजल्ट, expectation of x1 plus x2 plus xn is equal to expectation of x1 plus expectation of x2 plus up to expectation of xn। अलग अलग हम एक्सपेक्टेशन में खोल सकते हैं, xy आपके कैसे भी वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट हो या ना हो, और ऑल रैंडम वेरिएबल की हमने बात की है xy के लिए। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। अभी तक हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट निकाली जो कांस्टेंट ही होती है, देन हमने एडिशन थ्योरम किया, अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर एक्सपेक्टेशन। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर एक्सपेक्टेशन क्या है, यहाँ पे आपको एक्स वाई को इंडिपेंडेंट लेना जरूरी है। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं लेंगे तो बीच में कोवेरिएंस का रोल आ जाएगा, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कोवेरिएंस वाले को। अभी आप इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल लेके चल रहे हैं, अगर आपके x और y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y।
ये होगा आपके पास, अलग अलग प्रोडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे होगा ये, देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेके चलूं, अगेन ज्वाइंट वाला ही लेंगे क्योंकि एक्स वाई इकट्ठा है, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डी एक्स डी वाई, अंदर क्या लिख दूंगी, एक्स वाई रैंडम वेरिएबल है इनटू एफ एक्स वाई ज्वाइंट वाला लेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंटली होने के कारण मैं दोनों इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकती हूँ। एक्स के साथ इंडिपेंडेंट है तो इसको सेपरेट करेंगे। इंडिपेंडेंट में हम क्या बोलते थे, ज्वाइंट वाला प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल हो जाता है, तो इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई लिख सकते हैं। इसका ये बेनिफिट हुआ हमारे पास। ठीक है, इंडिपेंडेंट का यहाँ पे हमें ये बेनिफिट मिला, चलो अलग बाद में करेंगे। इंडिपेंडेंट का हमें ये बेनिफिट मिला है कि ज्वाइंट की जो प्रोडक्ट है वो लिखी जाएगी प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल, ज्वाइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी फंक्शंस। तो अब हम अलग अलग करेंगे, एक बार x के साथ एफ एफ एक्स डी एक्स और एक बार y के साथ एफ वाई वाई डी वाई। तो अब ये किसके इक्वल आ गई, एक्सपेक्टेशन ऑफ x आ चुकी है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ y आ चुकी है। तो किसका यूज हुआ हमारा यहाँ पे, इंडिपेंडेंट होने। अगर ये इंडिपेंडेंट ना होते तो अलग अलग ओपन ना हो पाते, हम अलग अलग इंटीग्रेशन के साथ ना ले जा पाते। तो यहाँ पे ये नेसेसरी सा हो गया था हमारे लिए एक्स वाई का इंडिपेंडेंट होना। जनरलाइजेशन भी सेम ही है, एन इवेंट्स भी रख सकते हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू x2 इंटू xn इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ xn इफ xi's आर इंडिपेंडेंट। अगर ये सारे के सारे क्या हो, इंडिपेंडेंट हो तो। अब हम बात कर रहे हैं, इज इट क्लियर? यस मैम। चलिए देन फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड से करा रही हूँ क्योंकि बहुत इजी इजी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ a इंटू साई एक्स अगर आप निकालोगे, सेल्फ प्रूफ करके देखना, a बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक्सपेक्टेशन ऑफ साई एक्स हो जाएगा, सेम रहेगा आंसर। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ साई एक्स प्लस a पे करोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ साई एक्स आप अलग से निकाल सकते हो, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ a तो क्या ही आ जाएगा, वापिस वही कांस्टेंट आ जाएगी ना, कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट, ये इसके इक्वल बन जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दूं, अगर इन दोनों रिजल्ट को हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन कैसे कर सकते हैं, लीनियरली, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अगर हम ये निकालना चाह रहे हैं, लीनियर फॉर्म है ये आपकी, एक्स की पावर 1 है, ए इंटू बी सम कांस्टेंट है, तो इसको सॉल्व करके देखना, ये इसके इक्वल आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू ए प्लस बी। डाउट है किसी को कैसे सॉल्व करने, करके दिखाऊं या फिर हो जाएगा? हो जाएगा मैम। यस, क्योंकि इजी है ये, आप कर लोगे। ठीक है, तो यहां तक है आपका, चेक करना है आपने इसको। अब ये वाली प्रॉपर्टी जो आप पढ़ते आए हो, क्या ये जीरो पढ़ा था आपने? क्या हो रहा है ये? यस डेविएशन फ्रॉम मीन जीरो होता था, तो इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं, एक बार यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। क्या क्या आपने a की वैल्यू तो 1 लिया और b की वैल्यू क्या ले लिया, माइनस एक्स बार ले लिया ना, तभी ये बना होगा। तो a की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने और b की वैल्यू माइनस एक्स बार, और x बार आपका क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x ही होता है, तो ये कट के क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ऐसे नहीं बने, ये सारे इंटर रिलेटेड है, एक्सपेक्टेशन और कुछ नहीं, अर्थमेटिक मीन ही है ऑफ रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं सारी चीजों को। प्रोबेबिलिटी हमने इनिशियली बताया था, निकली वैसे ही है, f5/n करके, ऊपर फेवरेबल नीचे टोटल, रिजल्ट सारे कनेक्टेड है आपके यहाँ पे। अगर मैं लीनियर की बात नहीं करती तो ऐसे नहीं खुलता है, ये तो लीनियर फंक्शन था इसलिए खुल गया। अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x निकाल रही हूँ, कभी भी इक्वल नहीं आएगा 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x के। कहीं आप इस रिजल्ट को भी ट्रू कराओ, ये लीनियर नहीं है ना, 1 में चला गया, लीनियर फंक्शन तो ना, लीनियर इस फॉर्म का होता है। तो जब जब इस फॉर्म का है तब तक हम इक्वल कह रहे हैं। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कट जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, मान लो मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू दो ही एज्यूम कर रहा है, वो +1 और -1, दोनों की ही प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम है, 1/2 1/2। तो इस केस में एक्सपेक्टेशन निकाल के देखते हैं एक बार। हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम इसमें ये चेक करना चाह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x के स्क्वायर की इक्वल आएगी या नहीं आएगी, ये देखना है हमें। लीनियर के बिना अगर हम ले, ये क्या क्वाड्रेटिक ले लिया हमने,
तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अभी भी होल्ड करेगा या नहीं करेगा। तो एक बार एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे, एक बार एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, दोनों निकाल के देखेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर का मीनिंग क्या है? समीशन x स्क्वायर इंटू पी एक्स। समीशन x स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है, x की वैल्यू या तो 1 है या -1 है। तो जब मैं x की वैल्यू 1 रख रही हूँ, 1 का स्क्वायर इंटू पी एक्स कितना, उसके लिए 1/2। और जब मैं x की वैल्यू -1 रख रही हूँ तो -1 का स्क्वायर इंटू 1/2। कितना आंसर आ गया? 0 या 1 आएगा इसमें। स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर करोगे तो 1 इंटू 1/2, 1 इंटू 1/2, 1 आंसर आ गया। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाल के देखो कितनी आएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ x। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, समीशन xi pi होता है ना इसमें। तो 1 इंटू 1/2 -1 इंटू 1/2, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ ये कैंसिल होकर कितना आ गया? 0। तो हमने यहाँ पे देखा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर तो 1 आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0 आया, नॉट इक्वल। तो ऐसे रिजल्ट लीनियर में तो होल्ड करते हैं, बाकी सब में हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब जब लीनियर फंक्शन होंगे तब तब हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, तब प्रॉब्लम आ सकती है। सॉल्व होना उस केस में कोई जरूरी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? अब 7th पे चाहे हम पहुंच चुके हैं शायद। x अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है, अगर आपका रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से जो हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे वो भी ग्रेटर इक्वल टू 0 ही आएगी, नॉन नेगेटिव ही आएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर x आपका ग्रेटर देन 0 तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकाल दो? x इंटू पी एक्स करके। प्रोबेबिलिटी तो हमेशा ही ग्रेटर रहती है, x भी आपने ग्रेटर ले लिया तो पूरा आंसर भी ऐड करने में क्या आएगा? ग्रेटर इक्वल टू 0 ही आएगा, इसमें कौन सा डाउट है? ठीक है, बात क्लियर है ये वाली? अगर हम दो अलग अलग रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं x और y, मान लो जिसमें x लेस देन इक्वल टू y है, तो जब आप इनकी एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो उनमें भी रिलेशन होल्ड रहेगा सेम। एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी लेस देन इक्वल टू आएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ y के। कैसे आएगी? प्रूफ है हमारे पास। आपने x लेस देन इक्वल टू y बोला तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? y माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। अभी आपने पीछे बोला था कि जब जब रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन 0 होता है तब तब उस पे जब हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं वो भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अभी हमने एडिशन थ्योरम पढ़ी थी, ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या आ गया? एक्सपेक्टेशन ऑफ x लेस रहेगी एक्सपेक्टेशन ऑफ y से। जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। तो इसी तरीके से आप और प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाल के आप मोड लो, या फिर पहले मोड लो देन एक्सपेक्टेशन निकालो, तो इनमें रिलेशन ये वाला आता है। अलग वाले का मोड, अलग अलग का मोड आप करोगे फिर एक्सपेक्टेशन लोगे तो क्या आएगा? बड़ा आएगा। कैसे बड़ा आएगा? सिंपल सी बात है, x हमेशा मोड x से बड़ा रहता है, मतलब छोटा रहता है या इक्वल रहता है। चाहे आप नेगेटिव की बात करो वो भी मोड x से छोटा या फिर इक्वल रहता है। दोनों पे हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं पिछली थ्योरम से। मोड x ऐसे एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड x। इसको हम नेगेटिव को बाहर ले सकते हैं, लीनियर रिलेशन है। जब आप दोनों को कंबाइन करोगे, इसको भी और इसको भी, दोनों ही केस में लेस आया है, तो जो इनका होल मोड, ये प्लस का है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मोड ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड x। यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे रिजल्ट हैं जो इजीली प्रूव कर सकते हैं। जैसे एक रिजल्ट अब आपको ये खुद से ट्राई करना है कि अगर आप ये कहते हैं मूवमेंट ओरिजिन के अबाउट एग्जिस्ट कर रहे हैं, आरएफ मूवमेंट, तो उससे पहले वाले मैं जितने भी मूवमेंट लूंगी ओरिजिन के अबाउट ही, एस जो 1 से r से छोटा है, एस जो r से छोटा है 1 से बड़ा या इक्वल है, तो ये सारे भी ऑटोमेटिक एग्जिस्ट करेंगे। मतलब अगर बड़े वाले एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उससे छोटे वाले सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे। बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। इट मीन्स इसको हम बोलते थे एक्सपेक्टेशन ऑफ x की r, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x की s भी एग्जिस्ट पक्का कर जाएगी, जहां पे s जो है r से छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा।
मतलब यहाँ पे हर एक के लिए आपको अलग अलग चेक करने की नीड नहीं है। अगर मूवमेंट थर्ड ऑर्डर वाला एग्जिस्ट कर रहा है ओरिजिन के अबाउट, तो फर्स्ट और सेकंड ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर जाएगा। हमने यहाँ पे ये बता दिया। तो इसका प्रूफ इजी सा है, लेकिन इसका कन्वर्ट्स पार्ट में आपको करा दूं। कन्वर्ट्स ट्रू कैसे नहीं है, मतलब अगर मान लो सेकंड मूवमेंट निकल गया तो जरूरी नहीं थर्ड निकले, जरूरी नहीं फोर्थ निकले, जरूरी नहीं फिफ्थ निकले। छोटे वाला निकल गया तो बड़े की कोई गारंटी नहीं है वो मूवमेंट निकलेगा नहीं निकलेगा। जैसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इस क्वेश्चन में मैं ये प्रूव करूंगी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो निकल रही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं निकल रही है। मतलब छोटे वाला तो निकल गया, उससे जो जस्ट नेक्स्ट वाला था वो नहीं निकला है। ये हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपके पास, प्रोबेबिलिटी आपको दी है 2/x³ जब x ग्रेटर इक्वल टू 1 है, x लेस देन 1 है तो 0। मतलब एक कॉन्टिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन दिया आपको -∞ टू ∞ तक। लेस देन 1 के लिए वैल्यू 0 है, ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए 2/x³ है। तो इस केस में जब मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालूंगी क्या बनेगी, इंटीग्रेशन 1 से ∞ तक ही आएगा, क्योंकि इधर तो 0 ही है, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही हो जाना है। इस केस में fx 2/x³ है, रैंडम वेरिएबल आप x ही ले रहे हो, dx, यही बन जाएगा। देखो इस केस में कैसे चेक करूंगी मैं एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तो चेक करनी एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट है या नहीं है। अगर इसके मोड की एग्जिस्ट है तो एग्जिस्ट है, और मोड लेने में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम मोड ले भी लूं x पे, x के लिए 1 से ∞ तक लाई कर रही है, पॉजिटिव ही है, तो मोड लेने में कोई फर्क नहीं है। इट मींस हमें इस इंटीग्रेशन को ही देखना है, 1 से ∞ को ही एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैं देखूं मोड ले चुकी हूं मैं, क्योंकि मोड लेने में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये जो बनेगा 2/x² 1 से ∞ dx, बता सकते हो ये एग्जिस्ट हो रहा है। कितना आ जाएगा, -2/x 1 से ∞। तो आंसर आ गया 2 आंसर आ गया। इट मींस एग्जिस्ट है। लेकिन जब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x² निकालेंगे तो उस केस में इंटीग्रेशन 1 से ∞ x² का मोड आएगा, इंटू px चल रहा है 2/x³ dx। तो यहाँ पे भी अगर आप मोड लोगे तो एक ही बात है, इसको देखना आपने एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। इससे कैंसिल 2/x का इंटीग्रेशन करोगे 2 log x, लिमिट चलेगी 1 से ∞। तो यहाँ पे आ गया 2 log ∞ -0, मतलब log ∞ which is infinity does not exist। तो इस केस में हाइयर वाला एग्जिस्ट नहीं करा, उससे लोअर वाला एग्जिस्ट था। तो इस रिजल्ट को भी आप याद रख सकते हो। अगर आपने हाइयर वाला निकाल दिया, अगर RF मूवमेंट निकाल दी, उससे छोटे वाले सारे ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेंगे, बड़े वालों की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जो जो रिजल्ट आपने वेरिएंस के केस में पढ़े थे, वेरिएंस चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल से क्या फर्क पड़ता था बताओगे। अगर मैं वेरिएंस ऑफ ax + b निकाल रही हूँ तो क्या निकल के आता था, मैम स्क्वायर हो जाएगा। बस है ना। कांस्टेंट का वेरिएंस तो 0 हो जाता था। यस ओरिजिन का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता था, स्केल का इफेक्ट पड़ता था, स्केल स्क्वायरिंग होके आ जाता था। तो ये आप एक्सपेक्टेशन वाली प्रॉपर्टी से भी अब आप प्रूव कर सकते हो। आज एक्सपेक्टेशन वाली से करके देखना प्रूव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक।